हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, या फिर मैं बात करूं 9th और 11th के बच्चों की। तो दोस्तों इस बार जो सीबीएसई ने नया सिलेबस जो इंट्रोड्यूस किया है, जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर केस स्टडी को इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करें सीबीएसई टर्म 1 के अंदर, और 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की बातचीत यहाँ पे करूंगा ताकि सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो पाए कि केस स्टडी का मतलब क्या है। जो फियर आप लोगों के मन में है उससे आप थोड़ा सा दूर निकल जाए। जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैला दें यार फटाफट से, ताकि कोई भी बच्चा जो केस स्टडी से डर रहा है उसका डर दूर करने में हम यहाँ पे क्या कर सकें, मदद उसकी कर सकें। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों का वेलकम है और आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने वेकेशंस को, और साथ में आप सभी लोग यहाँ पे केस स्टडीज को भी सॉल्व कर रहे होंगे। जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को सॉल्व करिए जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो पाए। अब बात करते हैं दोस्तों 5 टिप्स की। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, लेकिन एक एक बात को क्लियर जरूर करूंगा, एक एक बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों केस स्टडी होता क्या है? केस स्टडी जैसा हम हिंदी और इंग्लिश में पैसेज को सॉल्व करते थे, वैसा ही मैथमेटिक्स के अंदर अगर बात करूं तो केस स्टडी क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन आपको दी होती है, उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो। अब मैं बात करूं दोस्तों इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग होगी सर? इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों जो रिलेटेड होगी केस स्टडी, वो आपके किसी ना किसी टॉपिक से होगी। जैसे कि मैं बात करूं क्लास 12th की, क्लास 12th के अंदर क्या होगा दोस्तों, क्लास 12th में हो सकता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हो सकता है वो क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हो सकता है वो मैट्रिसेस से हो या डिटरमिनेंट से हो, या मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रिलेशन एंड फंक्शन से हो, या मैं बात करूं लीनियर प्रोग्रामिंग। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक थे उनके सबके नाम मैंने ले लिए। ऐसा कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं कि यहां से फिक्स है कि यहां से केस स्टडी आएगा, नहीं, आपको टॉपिक पे कमांड तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप केस स्टडीज पे जा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इतनी सी इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना यहां पे दोस्तों वो मुश्किल है। आपको पहले ही टॉपिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्वांटिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, कि यहां पे एलएचएल आरएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या एलएचडी आरएचडी क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, सबकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट नॉलेज आप केस स्टडी में प्रोसीड नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों पहले टॉपिक पे, पहले टिप्स पे या पहली ट्रिक पे बात करते हैं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करें। देखो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे ही पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, मॉडल पेपर लगा रहे होंगे, जो भी मार्केट में मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप जैसे ही केस स्टडी की तरफ जाते हैं तो केस स्टडी को सबसे पहले आप आराम से उसको पढ़िए, पूरे के पूरे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अपनी यहाँ पे रफ शीट जो आपको मिलेगी, और यहाँ पे ओएमआर शीट के अलावा एक रफ शीट भी आपको दी जाएगी, उस रफ शीट में उसकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपने तरीके से लिख लें, जिससे कि क्या होगा दोस्तों आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा, एक ओवरव्यू आप ले लेंगे पूरी की पूरी केस स्टडी का, जिससे कि 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मददगार वो साबित होने वाला है। तो आप एक एक पॉइंट को ढंग से लिख लें कि ये चीजें इसमें गिवन है, ये फंक्शन इसमें गिवन है, और ये फंक्शन का इस बारे में ये लिखा हुआ है, सारी चीजें उसमें जो भी आपको मिल जाए सभी चीजों को एक बार 1 बाय 1 करके और नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा चीजें नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में आप जो भी चीजें लिख सकते हैं, 4-5 चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद केस स्टडी को ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप पहले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें तब अपने दिमाग से एक चीज कर लें। सेकंड बात बता रहा हूं दोस्तों, जो सेकंड स्टेप है वो क्या करना है, अपने आप से पूछ ले कि मुझे अगर मान लीजिए जैसे कि प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा केस स्टडीज जो आने वाली है वो आने वाली है एओडी से, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो आपको केस स्टडी 200% मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एओडी के बारे में जानते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें वहां पे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या था, ताकि आपको याद हो जाएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या मैं कहूं मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन, या मैक्सिमा मिनिमा कैसे हो रहा है। आपको सब कुछ पता होगा कि पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करता हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करता हूं, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है तो मुझे वापस फर्स्ट पे आना पड़ता है, और कैसे मैं वैल्यूज को निकालूंगा, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप केस स्टडी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे दोस्तों, जो सेकंड ट्रिक है उसके बारे में सारा ओवरव्यू बना लो। आप
आप अपने दिमाग में उस टॉपिक को लेकर आ जाओ कि मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अब यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। ये बात अगर सोच के आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। वैसे आप सभी को पता है केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन से, जो भी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन दी होगी वो पूरे टॉपिक के लिए काफी नहीं होती है, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई ये सोचता है कि आप टर्म 1 के अगर आपको सिलेबस को इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया गया था तो टर्म 1 का आप पूरा सिलेबस पढ़ के आए हैं, तभी वो यहाँ पे क्या करेगा, उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस वो देगा। हो सकता है उससे रिलेटेड ना हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आपको टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं दोस्तों। जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करो, जैसे आप पहला क्वेश्चन निकाल रहे हो तो पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ रिलेट करने का जो आर्ट है वो अपने दिमाग में ले आना, क्योंकि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो सकता है दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेट करे और तुम्हारा टाइम जो है वो सेव हो जाए और सीधा तुम दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे पांचों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होंगे। केस स्टडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, को रिलेटेड होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। उसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो या कोई भी चीज दी हुई तो उसमें अपने आप को सेंट्रल कैरेक्टर समझना है। आप अपने आप को यहाँ पे समझिएगा कि क्या इसमें मैक्सिमा होगा, क्या ये मिनिमा होगा, क्या कोस्ट जो है यहाँ पे एलपी के अंदर कोस्ट मुझे हाई करनी चाहिए, लो करनी चाहिए, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, वो आप लोग इस चीज को समझेंगे, सेंट्रल कैरेक्टर अपने को समझेंगे, तभी आप केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 केस स्टडीज आपके पेपर में इस बार टर्म 1 में, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो, आने वाली है, तो आपको दोनों की दोनों केस स्टडीज को बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आपको अपने आप को क्या समझना है भाई, सेंट्रल कैरेक्टर समझना है, और सेंट्रल कैरेक्टर समझ के ही उस केस स्टडी की तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया थर्ड पॉइंट में कि क्वेश्चंस को रिलेट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, पहले में जो आंसर आया था हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन दे दे कि इसमें कौन सा थ्योरम लगा है, या ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन को आपने अप्लाई की है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन के साथ उसको रिलेट करने के बाद सीधा आप आंसर टिक कर सकते हैं एबीसीडी में से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के बाद आप एक बार जरूर से एनालिसिस कर ले कि जो भी मैंने आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही है ना, और जो मैंने रिलेशन बनाया था दोनों क्वेश्चंस के बीच का, जो इंफॉर्मेशन मुझे पहले क्वेश्चन में मिली थी उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहा है, तो क्या मैंने उसको सही से बैलेंस किया है, क्या मेरा आंसर एकदम करेक्ट है और एकदम मैंने उसको सही से मार्क कर दिया है क्या। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, दोनों केस स्टडीज को सॉल्व करने के जस्ट बाद 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जल्दी से ओएमआर शीट को फिल करना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पे केस स्टडीज का प्रेशर आपके दिमाग से रिलीज हो जाए और आप फिर 40 क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर पाए। इधर सेक्शन ए में से 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में से भी 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन अच्छे से रिव्यू हो पाए। तो मैंने बताया था कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, लास्ट सेशन जो था मेरा उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और इस सेशन में मैंने बताया दोस्तों कि केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में आपको कौन कौन सी चीजें रखनी है, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो वो सॉल्व करने का तरीका इतना सही है कि आप पहले उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और एक डर अपने मन से निकाल दें कि केस स्टडी आएगा पता नहीं क्या होगा, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा, नहीं होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन होगा, या हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो, लेकिन सॉल्व करने के तरीके कभी नहीं बदलते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आए, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग से आए, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे क्वांटिटी एंड डिफरेंशियलिटी से आए, किसी से भी आ सकती है। लेकिन देखो मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं। मैट्रिसेस से आपको यहां पे बात करूं केस स्टडी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, और साथ में यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप केस स्टडीज को क्रैक कर पाएं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप 2 केस स्टडीज में से एक केस स्टडी को तो आप बहुत इजी वहां पे फील करोगे, बहुत आसान आपको लगेगी, लेकिन एक केस स्टडी जो है मॉडरेट टू हाई हो सकती है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि कम से कम उसमें भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो इस सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और बताना यहाँ पे कि केस स्टडी को आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि ऐसे ही किसी सेशन में आपको फिर से केस स्टडी सॉल्व करने के बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, दिवाली को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।